बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल ले इंसान, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी बदल सकती है अगर तेरे अंदर जज्बा है और कुछ करने की ठान ली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आनंदित होंगे और मजे में होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है जी। तो एक बार सब लोग कंफर्म कर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है ईवीएस के आज के सेशन में, और हम देखेंगे आज के ईवीएस सेशन में हम क्या आपसे डिस्कस करते हैं और कैसे आपकी चीजों बातों को समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का है और अभिनंदन मैं करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग यहां पर आनंदित होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और देख लेते हैं आज के सेशन में क्या खास प्रश्न होने वाले हैं। तो भाई ईवीएस का आज सेशन होगा और यहां पर आपके साथ जुड़ूंगा मैं, और सवालों को लेकर के बात करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस सीटेट में जो 30 दिसंबर का पेपर था, आज उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश, इल्तिजा है, सभी अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को इस सेशन से फायदा मिले और सभी लोग आसानी जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर जुड़ पाएं और अपनी तैयारी को कर पाएं। तो करें शुरुआत बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये प्रश्न कुछ और तरह का दिख रहा है मुझे। पहला ही प्रश्न शायद कुछ पहले ही प्रश्न में ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस प्रश्न को देखते हैं आखिर क्या इसमें हो रहा है, ये कैसे। चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पास ऑप्शन दूसरा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके सामने जी। तो सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं दिख रहा तो हम उसको दिखा देते हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक छात्र ने शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द टीचिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं अगर आप बच्चे को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज देंगे तो भाई उसकी जो एबिलिटी वो ज्यादा अच्छे से निखर आएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। कौन सी है अनुभवजन्य एक्सपेरिमेंटल, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है। ज्ञानेन्द्रीय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो आपका जवाब क्या होगा, इसके लिए हम हैं तैयार। देखेंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आपका क्या होगा जवाब। सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर सब लोगों ने बी ऑप्शन देने का मुझे प्रॉमिस किया। श्रीराम नमस्कार। श्रीराम, शाम को पेपर 2 चल रहा है और आप जैसे महारथी पेपर 2 में नहीं होते तो मुझे दुख होता है कि भाई पेपर 2 में तो कम से कम आपको लिए, आप कहते हैं अच्छे सवाल लाओ, अच्छे में तो आप आते नहीं हो, बड़ी दिक्कत है। चलो खैर कोई बात नहीं, हो सकता व्यस्त हो तो सब लोग सब समझ लो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल से आपको ज्ञानेंद्रिय अनुभव यानी सेंसर्स एक्सपीरियंस, आंख, नाक, त्वचा, इन सब का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलता है। आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करते हैं, यानी बच्चों जो हैं वो मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर के समझते हैं। ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि। देखिए, जब भी हम बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर 8 तक अंकों में वृद्धि करना, ये कोई भी चीज टेक्निकल नहीं है जिसको एनसीएफ मानता है, जिसको जानता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन यही गलत है। तो ए, और कौशल प्रक्रिया में सुधार बिल्कुल होगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपने दिया है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। Students are asked to make model related to environment problem and their solutions and to participate in the national exhibition. This is a good way to engage students because क्या आवश्यक है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं और उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। वह विद्यार्थी को संलग्न कर रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2, मॉडल निर्माण से कक्षा की नीरसता भंग होती है। ऑप्शन नंबर 3, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। भाई ये किसको आनंद मिलता है, ये तो सिर्फ एक को मिलता है। कि आप कहेंगे कि भाई उनको आनंद मिलता है, क्या ये सही है? भाई यहां तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को आनंद मिलता है। इस धरा पर एक ही प्राणी ऐसा है जिसको महंगा सामान लेने में आनंद आता है जब वो अपने पतियों के साथ होती है। समझ गए होंगे आप?
तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, स्कूल में तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। और मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक का, बिल्कुल सही बात है। मॉडल मेकिंग डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू द स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपने कहा है, एकदम सही बात कही है आपने। तो बढ़ते हैं आगे, अच्छे सवालों, क्योंकि भाई आप जब बच्चों को मॉडल बनवाएंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो सृजनशीलता है, यानी उनको जो क्रिएटिविटी है वो जन्म लेती है। मॉडल किस तरह से बना सकते हैं इसको मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। थैंक यू मनोहर। चलो ओके, एज यू विश। ओ बाजरा, चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ मिलेट सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, यानी बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनो। यानी बाजरे की खेती, आप लोग समझते हैं बाजरा सभी जानते होंगे, बाजरा सभी लोग खाते भी हैं, हाँ सही जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजेश, मैं इनडायरेक्टली बात करता हूं, आपने डायरेक्ट ही कह दिया। तो बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक आने की यात्रा को चुनिए। पहले फसल काटोगे, थ्रेशिंग करोगे, पीसोगे, सेकोगे, गूंथोगे, बेलोगे, फटकोगे। फसल काटोगे, थ्रेशिंग करोगे, फटकना, पीसना, बेलना, गूंथना, सेकना। फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेशिंग, गूंथना, बोलना, सेकना, या फसल काटना, थ्रेशिंग, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना, बेलना। अब जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से वो जरूर जानते होंगे, और जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा कि अगर बाजरा खाना चाहते हो तो कौन कौन से कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे। और जवाब मिलेगा मुझे ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? देखो, सबसे पहले फसल जो होती है उसको काटोगे बाजरे की। थ्रेशिंग का मतलब होता है उसमें से जो भूसा या जो अदर पदार्थ होते हैं उनको अलग करना, यानी छटनी करना, और जो उसमें बाजरे के बीज हैं, सीड हैं, उनको अलग निकालना। उसके बाद उनको फटकेंगे जिससे उनकी धूल मिट्टी निकल जाए। उसके बाद उसको पिसवाएंगे आटे को, उसके बाद आटा गूंथना पड़ता है, फिर आटे को बेलना पड़ता है, उसके बाद उसको सेकना पड़ता है, तब वो प्लेट में रोटी आती है। राइट ऑप्शन 2 है। और ये सिर्फ बाजरे के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। गेहूं भी ऐसी खाते हैं, मक्का भी, मेज भी ऐसी खाते हैं। ओके, एक और जवाब। ओके, तो एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और सवाल मैं चाहूंगा आपका मिले मुझे तेजी के साथ। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है, ओके, कुछ क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ आज टेक्निकल इश्यू मुझे लग रहा है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बदली बदली सी मुझे लग रही है। कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। सवाल है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठंडा और गर्म, आप दोनों जानते हैं ठंडा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? जी, क्यों बताएगा मुझे ठंडा रेगिस्तान भारत में किसको कहा जाता है? भारत का ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख है ना, और गर्म तो राजस्थान वाला है ये अपना। तो क्या हो सकता है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। क्या ये बात सही है कि गर्म रेगिस्तान में जो है ज्यादा तापमान होगा और ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होगा? दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? ये तो बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि गर्म में ज्यादा गर्म होगा, ठंडे में ठंड, से उसको कोल्ड बोलते हैं। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि, बर्फ और हिम के, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेह लद्दाख को ठंडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां हिम मीन्स बर्फ पड़ी होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। तो भाई इसमें आप सहमत हैं? भाई मैं तो बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वो लाल कलर में होते हैं या फिर नारंगी होते हैं, लेकिन जो ठंडे होते हैं वो स्लेटी कलर के होते हैं। ये भी बात सही है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, लेकिन ये दोनों में नहीं होता है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव की नहीं होती है, सिर्फ तापमान के उतार चढ़ाव की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो गलत हो गया ना, इसको तो गलत कर दें ऑप्शन नंबर डी को। तो राइट ऑप्शन क्या मिले आपको? बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो ए, बी और सी इसके सही जवाब होंगे। अगर आप बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन होना चाहिए, बी नहीं होगा। देखिए, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला। गर्म ठंडे रेगिस्तान में ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, ऋतु एक जैसी ही होती है, गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा तो ठंडा रहेगा, लेकिन वहां ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वहां तापमान में परिवर्तन होता है। इस बात को समझिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर। मतलब इसमें जो डी विकल्प दिया है ये वाला डी कथन गलत है, इसलिए ए, बी और सी एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब आपकी तरफ से मुझे मिल रहे हैं। लाइक करते रहो, लाइक में कंजूसी ना करो, नहीं सुबह सुबह पाप लग जाएगा। क्या चाहते हैं आपका दिन पाप से शुरू हो? पाप से नहीं होना शुरू। एक और सवाल आपके समक्ष है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म while one organism benefits from association and other is harm is called। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचार्य से लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। जैसे कि आप जानते हैं ना
कि जीवों में संबंध कैसे बना हुआ है, जिसको आप बोलते हैं कि हमारा पूरा इकोलॉजी बना हुआ है। अगर एक जीव को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा। जैसे मान लिया शेर है और वो हिरन को खाता है, तो उसमें हिरन की तो जान चली जाती है ना, लेकिन अगर वो हिरन को नहीं खाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्या है, वो भूखा मर जाएगा। तो हमेशा ये सहचार्य में क्या होता है, जहां पर एक चीज को फायदा होता है तो दूसरी चीज से उसे नुकसान होता है। तो यहां पर जवाब मिलेगा क्या, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष है। इनमें से कौन से कथन, इसको क्या कहा जाता है, सहोपकारिता, प्रतियोगिता, परजीविता, सहजीविता, कॉपरेशन, जी कॉपरेशन बोला जाएगा उसको या फिर क्या बोला जाएगा। तो देखेंगे आपका जवाब क्या आएगा, कॉपरेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया है और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, या कंपटीशन, पैरेस्टिज्म और सिंबोलिज्म। तो हमें उम्मीद है आपका जवाब हमें सही मिलेगा। और ऑप्शन नंबर ए बी बी सी डी मुझे बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं सही आंसर क्या है जी। पहले आप समझ लेते हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। देखो परजीविता, सबसे पहले मैं आपको परजीविता बता दूं, इसका आंसर परजीविता ही है। परजीविता मतलब क्या होता है, जहां पर एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। जैसे आपके अंदर आपने जोंक देखी है, जोंक, गांव में जोंक होती हैं, वो जोंक चिपक जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा ब्लड चूसती हैं आदमी का। हालांकि अब वो जोंक थेरेपी भी आ रही है, लोग उस जोंक को रख देते हैं, वो वहां अंदर से गंदा खून निकाल लेती है उस प्लेस से, वो थेरेपी भी दी जा रही है। लेकिन वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड होती है। अगर वो किसी के ऊपर चिपक गए तो वो उसको पूरा खत्म कर देंगे, उसको परजीविता बोलते हैं एक तरह से। तो परजीवी दो प्रजातियों के बीच एक संबंध है, जिसमें एक छोटी प्रजाति आमतौर पर अपने परपोषी को नुकसान पहुंचाती है और परपोषी से पोषक तत्व लेती है। इस प्रजाति को परजीवी कहा जाता है। दूसरी ओर परजीवी को आश्रय देने वाली प्रजाति को परपोषी कहा जाता है। यानी अगर किसी जानवर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भैंस है और इस भैंस के ऊपर वो जोंक जो है चिपट गई, तो ये क्या है, परपोषी है, परजीवी इस पर डिपेंड है, और ये क्या है, ये परपोषी इसको पोषण दे रहा है। तो यह प्रक्रिया जिसमें परजीवी द्वारा परपोषी के शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है, परजीविता कहलाती है। उदाहरण, एक ततैया एक घरेलू मधुमक्खी के प्यूपा को परजीवी बनाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, वार्म लावा। दूसरी बात करते हैं सहजीविता क्या होती है, उसको भी समझ लो, क्योंकि ये टर्म है। अगर आपको ये टर्म समझ में आ जाएंगी तो आपको दूसरे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सहजीविता क्या होती है, कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं, इसे सहजीविता कहते हैं। जैसे कुछ कवक पेड़ की जड़ों में रहते हैं तो वो साझा कर लेते हैं, भाई ये तेरा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। सहोपकारिता का मतलब क्या होता है, सहोपकारिता एक ऐसे संबंध को संदर्भित करता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस तरह के संबंध में दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। उदाहरण, पौधों में कवक और शैवाल पारस्परिक संबंध दिखाते हैं, जिससे कवक शैवाल की रक्षा करते हैं, बदले में शैवाल उसे भोजन मिलता है। तो ये क्या है, ये पूरा एक क्या है, जब हाँ दोनों को लाभ होता है। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ रहा है। सहजीवी साथ रहते हैं, सहोपकारिता एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते। परजीविता एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, एक परपोषक परजीवी कहलाता है। इज दैट क्लियर। और प्रतिस्पर्धा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक प्रजाति की उपयुक्तता दूसरी प्रजाति की उपस्थिति से काफी कम होती है। इसमें दोनों प्रजातियां समान संसाधनों के लिए, भोजन, आश्रय, यौन क्रिया के लिए संघर्ष करती हैं, और इस संबंध में दोनों घटक प्रकृति से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में झीलों में फ्लेमिंगो और निवासी मछलियां अपने सामान्य भोजन के लिए झील में जो है जूलकंटन यानी जो प्रणालक है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अब चाहे वो मछलियां फ्लेमिंगो हो चाहे वो मछलियां हो, वो दोनों एक ही चीज के लिए लड़ती हैं। मतलब ऐसा हो गया कि टिल्लू और रामवीर थे। ये जनरली मैं एग्जांपल देता हूं, टिल्लू है और ये रामवीर है, और ये होगी हमारी प्यारी, सबकी प्यारी राम प्यारी। अब दोनों इसके लिए मर जाएंगे आपस में लड़ लड़के ना, पहले इसने मुझे देखा, नहीं इसने पहले मुझे देखा, मार दूंगा जान से अगर इसकी तरफ आंख उठा के देख लिया। मतलब एक ही चीज के लिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और मिलती किसी को नहीं है। तीसरे चाचा आते हैं और वो ले जाते हैं। बात समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, जहां कंपटीशन होता है कि तेरा ये मेरा। और बता दें, जैसे मैंने आपको बताया था आपको कि जैसे जब मधुमक्खियों के साथ जो नर मधुमक्खी हैं, जो नर हैं, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो मादा मधुमक्खी के साथ, जो रानी मधुमक्खी है उसके साथ वो क्या करें, यौन क्रिया कर पाए और वो उसको जो है गर्भवती बनाए। उसके लिए उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों में खून खच्चर हो जाता है, एक दूसरे को मारता है, और अंत में जो बचता है वो जाता मैं हूं बाहुबली, और बाहुबली जाकर वो जो है अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और रानी मक्खी उस बाहुबली को खत्म कर देती है। तो ये क्या है, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना, जहां पर दोनों जीव लड़ते हैं किसी चीज के लिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, उसका रीजन क्या है? विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, मानचित्र अच्छे प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं, और मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आपका जवाब क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को जो नए साथी जुड़े उनको नमस्कार है, और जो लाइक ना करे ना उसको देख लेना आ जाएगा बुखार, नहीं तो कर दो। आप जस्ट जोकिंग, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता तो मत करो, ठीक है ना। तो एक समझ में आई कहानी क्या है? कहानी क्या है कि भाई विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंद, अरे अरे मानचित्र आ गया, ऐसे तो कोई नहीं करता ना। जैसे अरे मामा तो आएंगे, मामा आ गए, मामा आए केले लाए, भाई ऐसे तो मानचित्र देख के बच्चा आनंद नहीं होता। अच्छे प्रकार से बने होते हैं, विद्यार्थी पसंद करते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं, एकदम अटन, जैसे मतलब मानचित्र आया समझ लो कोई खतरनाक एंट्री हो गई, चुप बैठ गए एकदम, नहीं है ना। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति समझने में सहायक होते हैं, इसलिए आप सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक और सवाल। लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने की बात कही, उसके लिए विवरणीय केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंधी खोजने में सहायक है, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र से भूभरण क्षेत्र को जाने में सहायक है, यह छात्र के कक्षा से बाहर जाने में आनंद देने में सहायक है, या यह छात्रों को समस्याओं के विश्लेषण और उसके हल करने के लिए विषय में सोचने में सहायक है। सवाल बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखो सवाल समझो। विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। भाई आपने देखो कि भूमि भरण गया, नहीं भूस्खलन गया, वो वहां चले गए देखने के लिए, और बच्चों को बोला कि साथ पड़ोस में जो भूमि भरण हो रहा है वहां पर जाओ, और जहां पर जाकर के क्या करना है, वहां पर केस स्टडी करो। तो ये छात्रों को कारण प्रभाव संबंधी खोजने में सहायक है? बिल्कुल नहीं है। यह विद्यार्थियों के क्षेत्र से भूभरण क्षेत्र जानने के लिए सहायक है? बिल्कुल नहीं है। ये किस लिए सहायक है? क्योंकि ये कक्षा से बाहर जाने के आनंद देने में सहायक है, बच्चों को आनंद मिलेगा क्योंकि वो फील्ड ट्रिप पर जाएंगे, और ये छात्रों को समस्या का विश्लेषण और उसके हल सोचने के विषय में सहायक होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब अगर आप देंगे तो राइट ऑप्शन सी और डी, राइट ऑप्शन होना चाहिए सी और डी, और आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी सी डी नहीं होगा, बी सी डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सी और डी मात्र, यही सही जवाब है भैया, गलती ना करो। ये है क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह छात्रों को कक्षा से बाहर जाने में आनंद की स्थिति में होता है, और यह छात्रों को समस्याओं और विश्लेषण को हल करने विषय के सोचने में सहायक है। इन दोनों में इसका यूज नहीं है केस स्टडी में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बहुत ही खूबसूरती से आप समझते हैं बातों को, यही तो मुझे खूबसूरती आपकी पसंद आती है। एक और सवाल आपके सामने। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध, सामाजिक विशेषताओं, गणों आदि का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? मिस मेहरा wants to develop her students' interaction with social characteristics. What assessment tools should they use in their environment studies class? Written question and answer, by discussion, group activity या oral question? तो भाई यहां पर आप देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप गलती नहीं करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर, और जवाब मुझे मिलेगा तेजी के साथ। और यहां पर ऑप्शन नंबर बी देने का प्रयास फिर से बहुतायत रूप से किया जा रहा है, और आपको बता दें राइट ऑप्शन क्या है? लिखित प्रश्न पत्र। क्या लिखित प्रश्न पत्र जो है बच्चों के आकलन के लिए वो सही होगा? चर्चा द्वारा, भाई बिल्कुल सही बात है, डिस्कशन तो होगा क्योंकि सामाजिक संबंधों के बारे में बात हो रही है। तो सामाजिक संबंधों के बारे में अगर विशेषताओं के बारे में बात करेंगे विशेष, तो उसमें आपको प्रश्नोत्तर कराने की आवश्यकता नहीं है। सामूहिक क्रियाकलाप, बिल्कुल सही बात है, मौखिक प्रश्नोत्तर ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, ये औपचारिक तरीके हैं, और औपचारिक तरीकों से आप चीजों के संबंध को स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का संबंध स्थापित करने क्रियाकलाप है जिसमें आप क्या करेंगे, बी और सी काम करेंगे। क्योंकि चर्चा द्वारा आप डिस्कशन कर सकते हैं,
उसके बाद आप ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं, समूह में रहकर कैसे लोगों के साथ झूलते मिलते हैं, लेकिन ये जो आप औपचारिक पेपर करा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग गौरव, गुरुजी का आपका प्रणाम, दोनों भाई बहनों की बीच की गहराइयों से स्वीकार करते हैं गौरव। ठीक है, आगे बढ़े, एक और सवाल। चलिए, पहचानिए, कितना खूबसूरत सवाल है और जिसको पता होगा मुझे बताइएगा। पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो बताइए मुझे इनमें से कौन सा होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। कोई बात नहीं मधु, कोई बात नहीं, क्षमादान दिया, सवाल का जवाब मिलेगा बी। अब समझ लो, देखो इसके लिए आपको मैंने बताया मैप आपको आना चाहिए, विदाउट मैप इट्स नॉट पॉसिबल। गुजरात सही बात है, महाराष्ट्र सही बात है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या आपको लगता है सारे ऑप्शन सही हैं? तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है गलत, जल्दी से बताइए, और कौन सा है सही, इसका जवाब दे दो भाई जल्दी से। और राइट ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में दिया है, तो मैं आपको बता दूं पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखो, चलो पहले मैप दिखा देते हैं आपको। यह है सारा मैप। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं आपसे गुजरात, पहले समझ लेते हैं, ये गुजरात है, इधर है गुजरात में, ये है आपका महाराष्ट्र, इसमें भी समुद्र आ गया, यहाँ गोवा आ गया, यहाँ कर्नाटक आ गया, यहाँ केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, ये आंध्र प्रदेश आ गया, यहाँ पर उड़ीसा आ गया, यहाँ वेस्ट बंगाल आ गया, और यहाँ पर आपका त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। तो ये सब क्या, ये हमारे समुद्र तट के किनारे बसे हुए राज्य हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आपको लगता है कि यहां पर जो आपके सामने दिया है, गुजरात सही है, महाराष्ट्र भी सही होना चाहिए इसमें, बिल्कुल है, गोवा साइड में है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये सब क्या है, ये सारे, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात, आंध्र प्रदेश भी आ गया। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल आ गया। इसके बाद आया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्या आपको लगता है कि ये एकदम सही जवाब है? बिल्कुल मैप दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये तो ए, प्राची ने कहा ए। प्राची, देख लेते हैं आपका जवाब क्या है, पीछे चलते हैं, चलो मोटा मोटा ढूंढते हैं, अभी हमें कंफ्यूजन है इसको छोड़ देते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या समुद्र आएगा, पहले एक एक बता दो। मध्य प्रदेश यहां पर, इसके आसपास समुद्र है नहीं है ना, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिन्होंने बी कहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। झारखंड में क्या आपको मिलेगा समुद्र? झारखंड ये रहा, यहां पर कहीं दूर तक भी समुद्र का नामो निशान नहीं है। इसके बाद देखें, मुझे बताओ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो आप देखो यहां पर जहां पर भी आप जा रहे हो सारे आपको मिल रहे कि नहीं मिल रहे, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में क्या है, वो चारों तरफ, एक तरफ समुद्र नहीं है, उसकी चारों तरफ समुद्र है, वो द्वीप समूह है। वो द्वीप का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से ढका होता है, आप जानते हैं ना, द्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसी भौगोलिक स्थिति जिसके चारों तरफ पानी और वो बीच में हो, उसको द्वीप समूह बोलते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आए लाइन पर, एकदम सही बात, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हमारी सतह पर होने वाले देश क्षेत्र हैं जिनके एक तरफ समुद्र है पूरा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो लाइक वाइक करते रहो। और गोवा कैसे आउट हो गया? गोवा कहां आउट करा मेरे राजेश भाई? मैंने कहा गोवा, मैं तो गोवा के बारे में बात ही नहीं कर रहा राजेश जी, मैंने गोवा कहां कहा? देखो एक बार, मैंने तो गोवा तो बिल्कुल साइड में है, इस ऑप्शन में कहां गोवा बाहर हो, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, झारखंड की, मध्य प्रदेश की, और यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। गोवा तो साइड में, बिहार किसी में, इसमें भी तो गोवा है, आउट कहां हो जाएगा? गोवा ये रहा यहां पर छोटा सा इत्तू सा रखा हुआ है कोने पर, इसके तरफ समुद्र है, तभी तो लोग बीच पर जाते हैं, गोवा वाले बीच पे। आया नहीं है? अच्छा, गीलो ने बोला था, समझ गए ना? तो मैप को समझ लो, सवाल आ जाएगा। एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड ए टीचर of environmental study do the develop process skills in her student can use to sing, gardening, to read, to dance। यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने में उपयोग कर सकते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। और देखेंगे, सुना नहीं आपने, गोवा वाले बीच पे फोटो खींचेंगे, कुछ इस तरह का गाना, इतना याद है मुझे। तो ऐसी बीच मतलब जहां समुद्र का किनारा हो। तो ये फिल्में भी हमें बहुत सारी जनरल नॉलेज सिखा जाती हैं, तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब देना एकदम, क्योंकि भाई गायन करना, सारेगामापा धनिसा, पर्यावरण से क्या मतलब है?
वाचन करना, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नृत्य करना, मैं बोला एक बच्चे से टिल्लू क्या कर रहा है, बोला डांस कर रहा हूं, बोला किस लिए सर? ईवीएस पढ़ना है और कहते हैं कि भाई टिल्लू कांट डांस। ऐसा नहीं है ना, मतलब क्या है? अगर आप ईवीएस की बात करो तो पेड़ पौधे लगाओगे ना, बाग बगीचे में जाओगे ना। बताइए जया क्या कहना चाहते हैं? सर सब लिखा कर देंगे, मैं तो आप में डबल एनर्जी आएगी। और अभी हाँ लाइक लिख दो, एनर्जी डबल रहेगी पूरी। हाँ जया कुछ कहना चाहती है, एक मिनट रुको भाई, कुछ कमेंट्स शायद आए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं पढ़ाते समय। जया बताइए क्या कहना चाहती हैं जया? हाँ टिल्लू कान डांस, आगे नहीं बोलूंगा, इतना ही बहुत है बस, ठीक है ना? तो बागवानी करना एकदम सही जवाब था। क्वेश्चन है विच मेथड इज नॉट गुड फॉर टीचिंग एनवायरमेंट स्टडीज फॉर प्राइमरी लेवल? इनमें से कौन सा ऐसा है विधि जो पर्यावरण अध्ययन की विधि है जिसको प्राथमिक स्तर पर वो सही नहीं है? कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, गिविंग क्रेडिट फैक्ट्स इन क्लासरूम टीचिंग, क्षेत्र भ्रमण, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो बार बार बोलता हूं क्षेत्र भ्रमण जो है सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इनमें जाना चाहिए। लघु चित्र देखना बिल्कुल बात है, मिनी मूवीज दिखाओ बच्चों को जिससे कि वो पर्यावरण के प्रति प्रेरित हो, और विद्यार्थियों को अवलोकन, बिल्कुल अवलोकन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन इज मस्ट, अगर बच्चा बाहर जाता है तो बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। एक बार लाइक कर दो भाई सभी लोग, बहुत कम लाइक हैं, लाइक की संख्या बढ़ाओ और अपना प्यार भेजते रहो। और राइट ऑप्शन क्या, बिल्कुल सही समझा आपने, कक्षा अध्यापन में आप क्लासरूम में क्रेडिट फैक्ट्स नहीं दे सकते, यानी आप उनको प्रत्यय नहीं बता सकते, इस ये गलत हो गया। नहीं सीधा आए और पढ़ाना शुरू कर दे, आप ऐसे भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छे तरीके ये हैं, ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा सवाल, रेड डेटा बुक एंटर्स, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज क्या करती है? धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, लाल फूल वाले पौधे, लुप्त प्राय पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर। क्या करती है मुझे बताना है, आपका जवाब क्या होगा? लाल, रेड डेटा बुक। बहुत अच्छा सवाल है, रेड डेटा बुक, और आपने कहा है लुप्त पौधे। अरे क्या बात है, रेड डेटा बुक सब जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेड डेटा बुक का काम यही होता है कि भाई वो जो लुप्त प्रजातियां, ये जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उनको करने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, उसमें सब कुछ डेटा रखा जाता है जो वर्ल्ड वाइड है। मैं बता देता हूं, रेड डेटा पुस्तक स्रोत पुस्तक है जो सभी संकटापन्न, यानी जो संकटपन्न जानवर और पौधे का रिकॉर्ड रखते हैं। अब ये संकटपन्न क्या, पहले उसको भी समझ लो। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर, उनको संकट उत्पन्न वाली प्रजातियां कहते हैं। जिन जानवरों की संख्या इतनी कम हो रही है कि वो विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें संकट, यानी वो उनकी प्रजाति संकट में है, उनको जानवरों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा और शेर की पूंछ वाला मैकक। तो ये क्या है, ये कौन सी संकट उत्पन्न, ये संकटोपन्न प्रजाति हैं जो समाप्त होने की कगार पर हैं। तो रेड डेटा पुस्तक का रखरखाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन द्वारा किया जाता है, और भारत में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों के लिए भारत रेड डेटा बुक भी खरीद रखता है, यानी भारत की रेड डेटा बुक अलग है। तो इसके लाभ क्या है, इसमें सभी जानवरों, पक्षियों, अन्य प्रजातियों की पहचान के साथ साथ प्रत्येक के संरक्षण की स्थिति में सहायता करता है। हम इस पुस्तक की सहायता से टैक्सा के विश्व स्तर पर विलुप्त होने के खतरे का आकलन कर सकते हैं और संकटपन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को शुरू करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। तो रेड डेटा में मौजूद कुछ जीवों को उदाहरण क्या है, हिमालयन भूरा लाल भालू, पिग्मी हॉग, अनमन व्हाइट टूथ्स और कोंडा कोनू चूहा, ये सब क्या है, ये विलुप्त होने की कगार पर है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ, काल मृग को मारते नहीं है, मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। लोग उस चीज को ज्यादा करना पसंद करते हैं जो लीग, जो जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। लोग डायमंड पहनना पसंद क्यों करते हैं? डायमंड मैंने ये पहना, वो महंगा है और कहीं से मिलता है। तो सुना है, ऐसा मैंने सुना है कि जो काला हिरन है, जो ब्लैक डियर जिसको आप बोल रहे हैं, उसका जो मीट है, जो गोश्त है, वो बहुत सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग उसको शिकार करके उसको खाना पसंद करते हैं। यही रीजन है जिससे सबसे ज्यादा उसकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। ओके, आगे बढ़े जी। हाँ जारी की जाती है, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़े। तो ये लोगों की सोच पर डिपेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन ईवीएस क्लास टीचर टू बी इफेक्टिव फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, भाई तो मोटी सी बात है, जहां बाग बगीचे और बागवानी आ जाए तो आपका सवाल तो बन जाएगा सही ना भाई, कहीं बाग बगीचे और बागवानी आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, अरे सर एकदम सही बात कह रहे हैं आप,
है ना, तो प्रभावशाली बना सकता। संप्रेषण तकनीक, कम्युनिकेशन स्कीम, नो। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, आईसीटी की आवश्यकता नहीं है और टेलीविजन की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो बाग बगीचा मिल जाए, ऐसा कहोगे? जी बिल्कुल सही कहा है, ए तो एकदम सही है। तो क्या ये सही नहीं है, सूचना और तकनीकी? भाई ये भी तो सही होने चाहिए। आईसीटी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो आपको मॉडलिंग ही दिखा रहा हूं ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। तो क्या मैं आपको आईसीटी का प्रयोग करके तो दिखाता हूं सारी चीजें? अगर मैं आपको बात करूं दिखाने की कुछ, तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? आईसीटी का यूज तो कर रहा हूं मैं आपके सामने। भाई आपको जो मैंने अभी पीछे चित्र दिखाए या जो भी मैं आकृति आपको दिखाता हूं, वो सब किसकी देन है? वो आईसीटी, इसको बोलते हैं आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी। क्योंकि इसके बिना तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ना, इसके बिना मैं आपको कैसे दिखा पाऊंगा चित्र कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, घूमने नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन होना चाहिए ए और सी दोनों। क्योंकि यहां पर आपको बता दें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे टेलीविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इन दोनों की आवश्यकता होगी, इससे मैं प्रभावशाली बता सकता हूं। क्योंकि एग्जाम्पल दिखाने के लिए, मॉडल्स दिखाने के लिए मैंने का प्रयोग कर सकता हूं। राइट ऑप्शन ए तो सही होगा, साथ में सी भी सही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या? 4। तो कॉन्सेंट्रेट करें और सवालों के जवाब देते रहें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। राइट ऑप्शन मिला है और लाइक की संख्या बढ़ती रहे, कम ना हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक और सवाल आ गया है आपके सामने। Which of the following are the consequences of deforestation? यानी जो आप वनोन्मूलन की बात करते हैं उसके परिणाम क्या हैं? वायुमंडल ताप में वृद्धि। भाई अगर आप पेड़ पौधे काट दोगे तो ये तो मोटी सी बात है, भाई वायुमंडल में गर्मी बढ़ेगी ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली साइड में ज्यादा गर्मी है, कर्नाटक में कम गर्मी है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, इसलिए यहां पर हो सकता है शांति है। वर्षा भी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ना। तो कार्बन डाई गैस जो होती है वो किसके लिए आवश्यक होती है? किसके लिए आवश्यक होती है? आप जानते हैं ना, CO2 रिस्पॉन्सिबल होती है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसका याद रखिएगा, कभी बाद में आप गड़बड़ कर दो। तो ये तो बात सही है, वायुमंडल में CO2 का स्तर वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। भौम जल में रेज ग्राउंड लेवल वाटर, ये हमेशा रेज नहीं करेगा, ये गलत है। क्योंकि जल स्तर हमेशा कम होता है, अगर आप पेड़ काटते हो तो जल स्तर में वृद्धि नहीं होती है, वो कम होता है। तो इसका ऑप्शन ये तो गलत हो गया। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा होने की संभावना, क्योंकि जब आप पेड़ काटते हैं तो पेड़ जो है वो जमीन को में जड़ें होती हैं, वो जकड़े रखती है मिट्टी को। तो जो मिट्टी का मृदा अपरदन होता है, मिट्टी जो कट कट के बह जाती है वो रुक जाती है पेड़ों से। तो यहां बाढ़ की समस्या, ये सब चीजें रुक जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ये और ये सही है, यानी ये ऑप्शन गलत है। आप जल स्तर में, वाटर लेवल में इससे इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने, काफी अच्छे हैं, ईवीएस में लग रहा है मजबूत हो चुके हैं। और यहां पर ब्लैक टेम्पलेशन ए नहीं होगा, राइट ऑप्शन ऑफ डी ऑफ सी ऑप्शन गलत है, इसलिए आप नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर सी ए को। ठीक है ना, वेरी गुड शंकर जी, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, और एक और सवाल की बात आपके समक्ष। हाउ कैन एन एनवायरमेंटल टीचर मेक हिज स्टूडेंट्स एन एनवायरमेंटल गार्डियन? यानी एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपने बालक को, अपने विद्यार्थी को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए, उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर के, भाई ना बच्चा ना मुन्ना ना, प्रकृति को लॉस नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने इलाके के पेड़ की देखभाल करता बनाकर कि अब ये पेड़ तुम्हारा, तुम इसकी देखभाल तुम्हें करनी है। एक नए संसाधन का विकास करने के लिए कहना, कुछ नया रिसोर्स लगाओ और उन्हें वस्तु को पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण में लाने को कहना। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? बिल्कुल, CO2 बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा तो गर्मी होगी और अम्ल वर्षा के कारण बनेंगे। बहुत ज्यादा CO2 बढ़ने से प्रॉब्लम होती है। तो राइट ऑप्शन क्या? बिल्कुल सही बात है कि आप एक वृक्ष को गोद ले लो। अब बच्चे को बोलेंगे ये वृक्ष तुम्हारा है, इसको तुम्हें पाल पोस के बड़ा करना है, तो वो उसका लालन पालन बच्चे के जैसे करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी केयर करेगा। पानी नहीं है, ये नहीं है, सूख क्यों रहा है, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीजें और बच्चे को समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। तो अगर किसी बच्चे को आप पर्यावरण के बारे में समझाना चाहते हैं, रक्षक बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? उसको एक पेड़ गोद दे दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जया 7:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है। जया का कमेंट में फिर छूट गया है मुझसे। जया जी 7:30 बजे क्लास होता है, ठीक है ना। सेकंड पेपर करा रहा हूं मैं, 2 पेपर करा दिए जया जी, शाम को 7:30 बजे डेली हो रहा है, आज भी होगा। ठीक है, शाम को जुड़िए 7:30 बजे। क्वेश्चन एक और है
बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। बगीचे में 2 बीन के बीज बो दिए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड कर रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। भाई किस चीज में मिलेगी सहायता? आपने 2 बर्तन लिए, 2 पोटों में बीज बोए, एक रख दिया सूरज के सामने, एक रख दिया अंदर छांव में अंधेरे में। तो बताओ, आप बताओ क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप ये अवलोकन करेंगे, आप ये एनालिसिस करेंगे कि जो सूरज की धूप में रखा था उसमें तो अंकुरण हो गया है, लेकिन जो अंधेरे में रखा था उसमें अंकुरण अभी नहीं हो रहा है या वो कम ग्रो कर रहा है। तो ये क्या हुआ? बच्चे को हम अवलोकनात्मक स्थिति की तरफ बढ़ाएंगे, ऑब्जर्वेशन चीजें सिखा रहे हैं। और ईवीएस में ऑब्जर्वेशन सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए अवलोकन कौशल विकसित करने में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। समयबद्धता यानी पंक्चुअलिटी में इससे कोई मतलब नहीं है। संप्रति की प्रस्तुति, इसमें कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसमें कोई कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात हो रही है। बच्चे को बोला गया आप क्या करें? आप अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, रिजल्ट दें। हाँ भाई, एक बार सब शेयर कर दो दोस्तों, कम से कम संख्या को 100 से ऊपर पहुंचाओ। नेशनल पार्क आर इंपोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन या उद्यान सबसे पुराना है? कान्हा राष्ट्रीय उपवन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन, कांजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, जिम कॉर्बेट पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। तो इनमें से 15 गड्डी नहीं होगा। नहीं, 15 गड्डी क्यों होगा? आत्मविश्वास बढ़ने की बात कहां से आ गई? इसमें ऑब्जर्वेशन की बात है ना। डी नहीं होगा और राइट ऑप्शन मिलने लगा मुझे डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नहीं, आपको पता है सबसे, हाँ, भूमिका। आत्मविश्वास की बात कहां से आई? बच्चे को ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला है ना भूमिका, इसलिए। अब मैंने पढ़ लिया आपका, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा भूमिका जी। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, भूमिका जब आप बच्चों को बोलेंगे उसमें कॉन्फिडेंस का मतलब उस आत्मविश्वास थोड़ी भरना है उसमें। बहुत बढ़िया। और भी मध्य प्रदेश में, क्या बात है। और आप मध्य प्रदेश से ही हैं, मुझे पता है संतोष, आप मध्य प्रदेश पीतल नगरी से हैं, है ना? हाँ, मैं पहचान लेता हूं कभी कभी। अगर आप हैं तो एक बार ऐसे लिख दीजिएगा। ओके, बात समझ में आई? तो करें आगे की बात और देखते हैं, समझ लेते हैं इन उपवन के बारे में। बिल्कुल, देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये पढ़ लो, इसलिए मैंने लगाई मेहनत करके, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये पार्कों में, जंगलों में प्रसिद्ध है। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा आकर्षण केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कान्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। यहां पाई जाने वाली मिट्टी के नाम पर इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा है। इज दैट क्लियर? कन्हार मिट्टी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? कान्हा पड़ा। मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। यहाँ अलग अलग प्रजाति के पशुओं का घर है और यह जीव जंतु का यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। धारावाहिक जंगल बुक, जंगल बुक कौन कौन जानता है? किसी ने जंगल बुक का नाम सुना है? जंगल बुक आपने सुना होगा जंगल बुक के बारे में। किस किसी ने जंगल बुक देखी है? किसने देखा था सीरियल जंगल बुक? मैंने तो देखा था बचपन में, आपने देखा है? नहीं, देखो बता देता हूं आपको, ऐसे ऐसे समझ नहीं देखा, बता देता हूं। उसमें एक सॉन्ग था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, मोगले बगीरा। सुना होगा ना? वही है। अरे देखा होगा आपने, आप उसको मोगली के नाम से जानते हैं सीरियल को, उसका असली नाम था जंगल बुक, ठीक है ना? तो ये उसके बारे में कहानी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में ही है और उमरिया जिले में स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। यहाँ वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ बाघ जो है वो आसानी से देखा जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। अगर कोई ये बोल दे कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा उद्यान है, तो वो क्या है? वो है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। इसलिए इनसे क्वेश्चन निकलते हैं ये। एक और इसकी खूबसूरती क्या है कि वहां का किला, यहां का जंगल और यहां पर वन्य प्राणी, ये इसके आकर्षण के केंद्र हैं। इसमें 22 पशु पक्षी रहते हैं, 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाथी पर सवार होकर बैठकर आप घूम सकते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चिंकारा से हर जो चिंकारा है, आपको याद ना सलमान खान पर एक केस लगा था चिंकारा हिरन, तो वो चिंकारा हिरन को मारने का जो केस था वो वहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में। शुक्रिया। जंगल बुक लिखी है इन्हें द पर्सन टू मच। आगे बढ़े। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है और यह सींग या गेंडा यानी भारतीय गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हालांकि जो भारतीय गेंडा है वो विलुप्त की कगार पर है, संकट में है उसकी प्रजाति।
और इसके बाद आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जो मैंने अभी बताया आपको। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट नाम पर रखा गया है। ये 520 वर्ग किलोमीटर में है। पहाड़ी, नदी, बेल्ट, दलदलीय गड्ढे सब कुछ इसके अंदर आता है। दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 290 किलोमीटर है। इज दैट क्लियर? बात समझ में? सबसे पुराना कौन सा है? हाँ, मूर्ति वहीं मिलती है, बिल्कुल। क्या बात है संतोष, अच्छी नॉलेज है संतोष को भी। इज दैट क्लियर? सबसे पुराना समझ में आया जिम कॉर्बेट पार्क। मैंने चारों पढ़ा दिया आपको इसलिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड एट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है जहां पर माउंटेन के बारे में सिखाया जाता है, कैसे चढ़ते हैं, कैसे पर्वतारोहीकरण करते हैं, ये सब चीजें। धर्मशाला, दार्जिलिंग, उत्तरकाशी, ऊटी। हाँ बिल्कुल, हेले नेशनल पार्क। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? इलू। इलू। रुडियार्ड किपलिंग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को साथ सही ठहराया। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या? बहुत बढ़िया जवाब मिल रहा है, सी, उत्तरकाशी। बिल्कुल सही बात है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो उत्तरकाशी में ही है, उत्तरकाशी में स्थित है। वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर जो है लोगों को समझाया जाता है और ट्रेन किया जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन दिया, उत्तरकाशी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन एक और, सचिन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड। सचिन जो है सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना नहीं उसकी सहायता करना चाहती हैं और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहती है जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित किया करें। गलत है ना? अगर उसको अलग रखोगे तो वो क्या होगा? अगर आप उसको अलग रख दोगे तो समावेशी शिक्षण कहां रहा? उसे वे शिष्टाचार और आदत सिखाएं जिन्हें वह सोचती हैं और उनके पास की कमी है। ऐसा नहीं है, गलत है कि आप उनको सिखाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है और उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करेंगे, नहीं जो वो लोकल लैंग्वेज बोलता है उसको डिमोटिवेट करेंगे, तो गलत हो गया ना। सही क्या है कि उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां पर उसकी समाज को, संस्कृति को, सामाजिक परिवेश को अच्छी तरह से देखा जाए। जैसे आपने किलबिल को देखा ना, किलबिल, एक किलबिल शायद वो बनाता है, किलबिल नाम है उसका, वो रील बनाता है, आदिवासी है वो, उसकी और उसकी बहन दोनों बनाते रील, आपने देखा होगा, बहुत बार उसकी रील्स चलती रहती हैं। तो अब वो सब लोगों के साथ बैठता है। उससे पहले उसको कैसे देखा जाता था कि वो तो आदिवासियों से कुछ नहीं आता, लेकिन अभी वो कर रहा है ना सारे काम, सब लोगों के बड़े बड़े स्टार के साथ बैठ रहा है। तो क्या है, ये एकदम सही जवाब है। और इसका मतलब उसके लिए हम सामाजिक परिवेश ऐसा बनाए जहां उसकी सभी चीजों को आनंद से देखा जाए। ओके, एक और सवाल, फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हम संक्रांति मनाते हैं जहां पर तिल की गज्जक और तिल से बनी हुई जो मिठाई है वो बांटी जाती है। ये बात सही है, इसको मैं सही कर लूं क्योंकि ये तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। इसलिए धीरे धीरे मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एकदम सही बात बोल दी ना मैंने। झारखंड में पोंगल, तमिलनाडु में नब्बान को मनाया जाता है। गलत दिया है, झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता भैया। पोंगल कहां मनाया जाता है? पोंगल केरल में मनाया जाता है। पोंगल अभी हमने सेलिब्रेट किया था यहां पर पोंगल, इसलिए ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। और नब्बान भी यहां नहीं मनाया जाता, बताऊंगा नब्बान भी कहां मनाया जाता है। नब्बान भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गुजरात में लोहड़ी मनाते, ये भी गलत है। लोहड़ी गुजरात में नहीं मनाई जाती दोस्तों। लोहड़ी कहां मनाई जाती? पंजाब में मनाई जाती है। लोहड़ी पंजाब का है, गुजरात का नहीं है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एकदम अभी मनाया गया था। असम में बिहू, सही बात। और पश्चिम बंगाल में नब्बान में, एकदम सही है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो यहां पर ए और डी ऑप्शन सही होने चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इनके पर्व के बारे में पता है तो गलती नहीं होंगी आपसे और धमाकेदार तरीके से आप सवालों के जवाब दे देंगे बहुत ही खूबसूरती से। आप चल रहे हैं आगे, एक और सवाल। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है, यानी एक्सप्लोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, डिस्कवरी बेस्ड है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। अगर आप खोज की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, देखो ये विधि मैंने पढ़ाई है ना, कि जब भी आप खोज की बात करेंगे तो खोज में क्या होता है, बच्चे की खोज प्रवृत्ति बढ़ती है। एकदम सही बात है, क्योंकि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मुझे क्या मिलेगा। विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्तता, बिल्कुल सही बात है।
क्या सही बात है? सीखने में व्यस्त होते हैं बच्चे, एकदम करेक्ट बात है। तीसरी बात क्या है? छात्र में पारस्परिक अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चा साथ में रहकर सीखता है, साथ में रहकर सीखता है, ग्रुप में स्टडी करता है, तो उसको सामाजिक अंतःक्रिया भी समझ में आती है। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये गलत है, यानी डेवलपमेंट ऑफ लो लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस, ये गलत है। ये तो हाई लेवल को डेवलप करने की बात करता है, लो लेवल कैसे कर लोगे? तो गलत है ना, तो मैं इसको गलत कर दूं। राइट ऑप्शन ये नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी आप दे सकते हैं, ABC एकदम सही जवाब है। और भैया लाइक करने के लिए मुझे बताओ, क्या लाइक करने के लिए मुझे कहीं और से तपस्या के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे, यज्ञ वज्ञ कराना पड़ेगा क्या? इतने लोग कंजूसी इतनी लाइक करने में मैं समझ नहीं पाता हूं। कभी कभी तो सोचता हूं कि मैं अपने फेफड़ों को बोलूं कि एक तुम में से निकल लो, क्योंकि आप लाइक करने में पता नहीं कैसे। मैंने कहा ना, लाइक तो भाई ऐसा हो गया है खून से भी सस्ता, को खून मांगे तो खून दे देंगे, लाइक नहीं देंगे, पता नहीं क्या बात है। अरे लाइक करो, आगे शेयर करते रहो, आपके ऊपर तो डिपेंड होकर मैं क्लास चला रहा हूं भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABC एकदम सही जवाब। एक और सवाल, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? Which of the following type of oil is used the least for cooking in India? सबसे कम तेल कौन सा लगता है, कौन सा तेल सबसे कम यूज करते हैं आप भारत में? सवाल बहुत अच्छा है, जान लेंगे जवाब, तेजी से मिलेगा, मुझे गलती नहीं होगी आपसे, ऐसा मेरा विश्वास है। दान देने की जरूरत नहीं है। चलो राइट ऑप्शन क्या है? ए। आपने कहा ए होना चाहिए इसका, मूंगफली का तेल। तो भाई राइट ऑप्शन क्या? मूंगफली का तेल नहीं। साउथ में मूंगफली का तेल बहुत ज्यादा पीनट ऑयल यूज किया जाता है। नारियल का तेल तो साउथ में भरमार है। सरसों का तेल हमारे पंजाब और नॉर्थ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हम सब लोग जो है हर चीज नारियल के तेल में खाते हैं। लेकिन जो पाम ऑयल है उसको सबसे कम यूज किया जाता है भारत में खाना बनाने के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खूबसूरत जवाब आपकी तरफ से मिल रहे हैं जी। एक और सवाल, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है, इनमें से कौन से उपागम का अनुसरण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, ओ माफ करना, ये भाई मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन गलती से रह गया है। तो इनमें से कौन सा है? व्यवहारवादी बिहेवियर, सचारवादी यानी कॉम्पिटेटिव, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, और समाजवादी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इनमें से कौन सा आपका जवाब होगा? ऋषु, पाम ऑयल, ये पाम ऑयल लगाते हैं बॉडी पर जिससे कि आपकी त्वचा खुश्क नहीं होती है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा देखेंगे, जवाब सी ऑप्शन मिल रहा है मुझे, अवलोकन जन्य अधिगम। पर्यावरण अध्ययन, पहले मैं आपको बता दूं ये क्या क्या है। पहले अवलोकन जन्य अध्ययन अधिगम बता दूं, एक व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया को केवल दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के संपर्क में आने से संदर्भित करता है। नहीं, अगर मैं कुछ भी व्यवहार है दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से वो व्यवहार बदल सकता है या अच्छा है बुरा हो सकता है, इसको आदर्श के रूप में अवलोकन ऑब्जर्वेशन माना जाता है। उदाहरण, अपने माता पिता को बच्चा कपड़े धोते हुए देखता है तो वो सोचता है मेरी मम्मी कपड़े धुल मैं भी धुलवा दूं। ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन जन्य है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो जहां आदमी देख कर सीखता है, ठीक है ना। दूसरा, सहचार्यवादी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जटिल मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सोच, अधिगम और स्मृति और विचारों के बीच गठित सहयोग लिंक द्वारा पूर्ण या मुख्य रूप से समझाया जा सकता है। जहां पर क्या होता है, हम अधिगम करके सीखते हैं, हम स्मृति से सीखते हैं, मेमोरी बेस सीखते हैं, विचारों से सीखते हैं, ये सब क्या है सहचारवादी में आते हैं। व्यवहारवाद में क्या होता है, जैसे इनके नाम है, सीखने का ऐसा सिद्धांत जो मानता है कि सीखना शिक्षकों के पुरस्कार और दंडों के माध्यम से होता है। जैसे बचपन हम हमारे पापा कहते थे ना, लो मास्टर जी इसकी हड्डी काट दो सारी, हाँ गुरु पे मिल जाएंगी पिंकी, डोंट वरी सारे दूंगा, ये सब चीज आपको मैं देता हूं। 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक आपको पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर दंड और सम्मान यानी पुरस्कार और दंड, आप पर बचपन में जो मेरे साथी होंगे, जो मेरे हम उम्र होंगे, उनको पता है मास्टर जी कितना डंडा तोड़ते थे, जो भी मिलेगा सबको धड़ाधड़ हाथ सजा देते, नील पड़ जाते थे, है ना। तो ये कंडीशन भी है वहां पर। तो व्यवहारवाद में ये कहा गया है कि टीचर के दंड और पुरस्कारों के माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है ना। बहुत पिटाई करते थे। और सामाजिक रचना क्या है, एक ऐसा सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया जहां एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है, सहयोगी रूप से 7 सहयोगी कलाकृतियों की छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। उदाहरण, सहकारी शिक्षा, जानते सहकारी शिक्षा, समस्या आधारित शिक्षा आदि। इसमें प्रयोग, परियोजना कार्य, क्षेत्र यात्राएं, दृश्य और कक्षाएं चर्चा शामिल है। तो ये समाजवादी रचना की बात होती है, सामाजिक रचना। तो आप कह सकते हैं तो पर्यावरण अध्ययन किस पर डिपेंड करता है, सामाजिक रचनावादी पर। बात समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन उसका एक फीचर है,
तो याद रहेगा, भूल गलत तो नहीं करेंगे। तो सवालों को समझने का प्रयास करो, इसलिए जो टफ वर्ड हैं जिनके बारे में शायद आपको कम पता होगा उनके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। तो सामाजिक रचनावादी सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें हम ईवीएस के माध्यम से हम कक्षा अवगम करते हैं, भ्रमण करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, वर्चुअल विजुअलाइज करते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, साथ में साइंस पढ़ते हैं, मैथ के साथ पढ़ते हैं। तो ये क्या, एक पूरा सामाजिक रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। इज दैट क्लियर? तो राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, इसका जवाब सही है डी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी एक का छात्र है। अध्यापक की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM है। आईएसटी, अब देखो आईएसटी क्या बताऊंगा बाद में। आबू धाबी वाले विद्यार्थी की उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थिति होने के लिए क्या समय होगा? सवाल बहुत अच्छा है जानने, अगर ये नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, तो मैं बता देता हूं आपको क्या हो, ठीक है ना। तो लेट्स सी जवाब क्या होगा जी, देखेंगे आपका जवाब क्या है जी। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? लेट्स सी, आपका जवाब हमें सही मिलना चाहिए। सोच लो आराम से, क्योंकि हमें आपको जवाब देने की ज्यादा कोशिश करनी है और आपको बताना है आंसर, ठीक है ना जी। जी एक कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट मुझे मिल रहा है, कमेंट किसी ने मुझे दिया है कि ये पाम क्या है। देखो पाम तो आप जानते हैं ना, पाम क्या है? पाम एक फ्रूट है, पेड़ है, जिससे आप क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। और आपने देखा होगा ना, मेरी स्किन का राज पाम ऑलिव ऑयल, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में सबसे ज्यादा पाम ऑलिव, पाम ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बार सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो राइट ऑप्शन मिलना मुझे बी। अब समझ लेते हैं इसका बी क्यों मिला। आप सब जानते हैं कि भाई समय जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो है जीएमटी, एक होता है आईएसटी। जीएमटी ग्रीनविच टाइम होता है, जिसके अंदर ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे पूरे विश्व का टाइम कंट्रोल होता है, उसको मानते हैं हम 00। भारत का जो मानक समय उसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पता है ना। तो ये जो जीएमटी ये क्या होता है? ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला के माध्यम में समय को ग्रीनविच टाइम के रूप में माना जाता है। लंदन में इसे आधी रात को मापा जाता है। और जीएमटी अक्सर विभिन्न देशों में यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स के साथ दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा जिसको बोलते हैं आईएसटी। इसमें क्या होता है? भारत में 82.1/2 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है। इस मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है। इसे भारतीय मानक टाइम यानी आईएसटी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके साथ आबू धाबी का टाइम जो है +4, जीएमटी +4, ग्रीन मीन बीच टाइम जो है वो +4 है। जबकि जो भारत का टाइम है वो कितना है? वो 5:30। आपने देखा होगा जब आप टाइम सेट करते तो +5.30 आता है ना, यानी हम उस टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। नेगेटिव की बात करेंगे तो अगर वो नेगेटिव को देश आता है, नेगेटिव में होता है तो उतने घंटे वो पहले होता है जीएमटी से। तो जीएमटी से हम कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। और हमारा आबू धाबी कितना है? वो 4 घंटे आगे है। तो कितने घंटे का अंतर आया? यानी हम कह सकते हैं ना कि आबू धाबी का टाइम जोन से हमारा जो है वो 1.5 घंटे आगे, 1.5 मिनट आगे है। इज दैट क्लियर? 1.5 घंटा आगे, मिनट लिखा है तो हम कह सकते 1.5 घंटा आगे है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर यहां पर अभी 10 बजे हैं, अगर हम बोले यहां पर अभी 10 बजे हैं तो भारत में टाइम कितना होगा? 1.5 घंटा कम, यानी 8:30 ना। बात समझ में आ गई? पूरी कहानी क्या है? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए ग्रीनविच टाइम क्या है, आईएसटी क्या है, ये सब आपको डिटेल में पता होने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्याध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए कुछ पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? इनमें से कौन सा समूह चुनेगी अपनी मैडम के ऑफिस में सजाने के लिए? अब एक बोले अभी क्या, अच्छा श्री राम कह रहे हैं कि सर जी अंदर जो है ना एक उसका करेले का पेड़ लगा दो, एक नीम का पेड़ लगा दो ऑफिस में, वो सबसे अच्छा रहेगा है। तो भैया हाँ, तो भैया नीम का पेड़ ये नहीं लगाना है, करेले का पेड़ नहीं लगाना, इनमें से लगाना है एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, एलोवेरा, पुदीना। पुदीना, श्री राम पुदीना लगाएंगे। गौरव तो पुदीना लगा क्या होगा? गौरव तो बिल्कुल कहेंगे सर पुदीना ही लगाएंगे हम तो। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रॉटन,
मनी प्लांट, पिटूनिया और पुदीना, इनमें से कौन सा आपका सही जवाब होना चाहिए? और राइट ऑप्शन मिलेगा ABCD के रूप में। सी ऑप्शन सबसे ज्यादा मुझे प्रभावशाली दिख रहा है आप लोगों की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं सही भी है। तो मैं आपको बता दूं ये पौधे कैसे होते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एलोवेरा ये होता है आपके समक्ष देखा, इसको एलोवेरा बोलते हैं। ये है पिटूनिया, ये वाला जो पौधा इसको पिटूनिया, इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं। ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है। और ये एलोवेरा भी आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है, ठीक है ना। हाँ बताता हूँ सब क्रोटन को बोलते हैं अंदर जी। हाँ ठीक है ना, पुदीना वाला गाना सुनो और आनंद से लो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई, दोनों चीज समझ में आ गई हैं। तो ये जो आपके सामने रखा हुआ है पिटूनिया, अब मनी प्लांट तो सबके घर में पाया जाता है, ये है मनी प्लांट और ये है पुदीना। पुदीना भी आउटडोर प्लांट है, लेकिन जो मनी प्लांट है वो इंडोर प्लांट है, आप इसको अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है जेरेनियम, ये भी आउटडोर प्लांट है। गुजरात में इसकी खेती बहुत रूप से की जाती है। जो ये जेरोनियम है इसकी खेती गुजरात में की जाती है। और ये जो है क्रोटन, ये आउटडोर इंडोर दोनों में काम आता है। क्रोटन का पेड़ आप देखेंगे इस तरह का जो पेड़, इसकी बहुत सारी प्रजातियां वैसे, लेकिन क्रोटन के पेड़ को ऑफिस के अंदर हम लगा सकते हैं, वो अंदर रखा जा सकता है आसानी से। तो क्रोटन को रख सकते हैं। तो वो कौन सा समूह चुनेगी? मैंने सारे दिखा दिए आपको। तो एलोवेरा रख सकते हैं, मनी प्लांट और क्रोटन, क्योंकि एलोवेरा भी इंडोर और आउटडोर दोनों में काम करता है। तो अगर वो ऑफिस के अंदर की बात करेंगी तो वो इन ग्रुप को चुनेंगी जो सबसे बेस्ट है। पुदीना तो अंदर आके मर ही जाएगा, जेरोनियम भी मर जाएगा, और इधर आप पिटूनिया की बात करेंगे वो भी बाहर नहीं जी सकता, अंदर अंधेरे में मर जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई? इलू अभी तो बहुत कुछ है मेरे साथी, अभी तो सवाल 5 बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो सी ऑप्शन, सी ग्रुप का चुन लें, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। तो एलोवेरा मैंने सारे दिखा दिए आपको, समझ में आ गए होंगे। एलोवेरा इंडोर आउटडोर, पिटूनिया आउटडोर, और मनी प्लांट इंडोर आउटडोर भी हो सकता है, इंडोर में भी आ सकता है। पुदीना सिर्फ आउटडोर। जेरोनियम की खेती तो खेतों में की जाती है गुजरात में, जो बहुत फेमस है। क्रोटन इंडोर आउटडोर दोनों काम करता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो आगे बढ़े, एक और सवाल। इन विलेज इट इज कॉमन टू सी हाउ वुमेन एक्सट्रैक्ट husks from grain. This method is called filter threshing, picking by hand और execution। यानी गांव में देखा है, साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है छानना, थ्रेशिंग गाहना, हाथ से चुनना, या निष्पादन फटकना। आपको जवाब क्या होगा? फिर मैं आपको बताऊंगा आपका जवाब क्या होगा। और निष्पादन की बात कर रही हैं, यानी फटकने की बात बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। फटकना सही जवाब होगा क्या? ओ माय गॉड, बी ऑप्शन मिल रहा है बहुत सारा, थ्रेशिंग गाना। तो बता देते हैं आपको, चलो लेके चलते हैं अपनी ताई के पास। और ताई ऐसा कुछ काम कर रही है। देखो ताई क्या कर रही है, ये ताई क्या कर रही है, इसको बोलते हैं ये है छाछ, सूप। वो फटक के बाहर निकालती है भुस्सी को, है ना। कहते हैं ना गेहूं जब चक्की पर भेजोगे तो क्या करोगे? राजेश, बहुत बढ़िया राजेश जी, वेरी गुड। हाँ पानी की जरूरत तो होती है। नहीं नहीं नहीं, वो इंडोर भी है, वो गमलों में बोते हैं, मेरे यहां पर लगा हुआ है ऑफिस में। मैंने इसको बहुत सारे समझ में आया। फटक देना तो इसको बोलते हैं फटकना। तो इस तरह से क्या, जो हाथ से काम कर रही है, अगर हाथ से करेगी तो चुनना बोलते हैं। तो वो कंकड़ को चुनना वो नहीं है। और गहना क्या होता है, जब आप मेन क्रॉप से यील्ड को अलग करते हैं, उसकी जो मुख्य यील्ड है, जैसे मान लिया बाजरा, गेहूं, वो थ्रेशिंग मशीन से होती है, जहां पर आप भूसी एक तरफ निकालते हैं, उसके बाद जो कूड़ा बच जाता है उसको फटकना बोलते हैं। हाँ ताऊ बहुत काम करवाते हैं ताई से, देख लो बेचारी लगी पड़ी है सुबह सुबह उठ के, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो ऐसे आनंद के साथ पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, ताऊ को छोड़ो, ताई को छोड़कर आगे चलो और सवाल की बात करते हैं। एक और आपके समक्ष प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और चाहेंगे जवाब मिलेगा तेजी से। क्वेश्चन है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। वो योजना बनाती हैं, विद्यार्थी को लिखित सामग्री देना, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना, सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, या आसपास के क्षेत्र के सर्वे की योजना बनाना। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी ईवीएस की बात करते हैं, हाँ डांडिया से, मशीन से, डांडिया से, हाँ डंडी पीट पीट के कुछ लोग नीचे बैल चला देते हैं, जब सरसों को निकालते हैं तो बैल चला देते हैं, उसमें बैल घूमते हैं, वो थ्रेशिंग होती है।
तो डी ऑप्शन मिल रहा है मुझे, बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, खूबसूरत जवाब। क्योंकि आसपास के क्षेत्र का सर्वे करके बच्चा आएगा तो उसे भ्रमण करने की, डेटा को कलेक्ट करने की बात बनती है। सबसे अच्छा काम ईवीएस में ये होता है कि बच्चों को या तो ऑब्जर्वेशन कराओ, बाहर भेजो सर्वे पर, या फिर फील्ड ट्रिप कराओ। ये सबसे अच्छे तरीके हैं। और याद करना, सामग्री देना, सप्ताह में अतिरिक्त कक्षा लेना, दीज आर नॉट दी बेस्ट प्लान फॉर ईवीएस क्लास। बहुत बढ़िया, अरे खूबसूरती के साथ जुड़े आप। एक और सवाल, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपने भोजन स्वयं बना सकता है, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, या बीज आवरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, बी। क्योंकि सबसे पहले आप बीज बोओगे ना, तो बीज में एक छेद के कारण वो पानी को सोखता है, और सोखने के बाद वो क्या करता है, वो उसको नरम कर देता है, वहीं से बीज फूट जाता है। पहला ऑप्शन तो बी होगा। तो बी से कौन, अरे ये तो सवाल ही बन गया, ये तो आपको पहले से ही अरे ये तो एक ऑप्शन से ही बन गया। तो राइट ऑप्शन बी है। हालांकि मैं बता दूं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीज एक छोटी सी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है तीसरे ऑप्शन में, उसके बाद उस स्थिति में बेबी पौधा बीज की उपस्थिति में भोजन से जीवित रहता है। जो उसके अंदर, बीज के अंदर भोजन आता है, उस स्थिति में वो उसी से जीवित रहता है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर ये कि बीज से अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। जड़ नीचे की तरफ चलते, अंकुरण ऊपर की तरफ बढ़ता है और अंकुरण निकल आता है। इसको बोलते हैं सी ऑप्शन। और उसके बाद आता है ए, पत्ती आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, क्योंकि जब उसकी पत्ती आ जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना शुरू कर देता है और वो अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया, आपका जवाब है मुझे ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। ये क्वेश्चन 1000% आएगा, बिल्कुल आएगा, इसको नोट कर लो, तभी तो आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस को ले लेकर आपको कुछ बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। एक और सवाल है, अर्जुन often ask interesting questions to the students in the class of environmental studies about what he saw while returning from the playground. In this way, which skill of students do they assess? यानी वो जैसे बच्चे खेल मैदान से बाहर आते हैं उनसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, रोचक प्रश्न पूछता है। इसका क्या है, ये संवेगात्मक कौशल है। वो किस आंकलन के लिए करता है, अवलोकन कौशल है, चिंतन कौशल या श्रवण कौशल, और ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा। बड़े अगर आपको अच्छा लगता तो ईवीएस बाय ललित कुमार एक बार जरूर लिख दें। थैंक यू वेरी मच मनोहर। तो क्या मिलेगा, ये इमोशनल स्किल्स हैं। अरे क्या बात करते हो, इमोशनल तो थोड़ी हो जाएगा बच्चे पर, इमोशनल स्किल्स कैसे हो जाएगा, संवेगात्मक तो नहीं होगा ना। क्योंकि वो बच्चों से क्या पूछा, जैसे निकले, अरे भाई क्या देखा, क्या था वहां, कैसा लगा, ये ऐसी, अगर कोई बच्चा खेल गया वही तो प्रश्न पूछोगे। अच्छा खाना पीना कैसा था, अच्छा हमारे स्कूल से अच्छी सुविधाएं थी कि नहीं थी, हमारे ग्राउंड से अच्छा ग्राउंड कदा नहीं। तो वो क्या, वो अवलोकन, वो ऑब्जर्वेशन है, वो संवेगात्मक थिंकिंग या श्रवण कौशल को नहीं पूछ रहा है, वो बच्चों का अवलोकन कौशल को डेवलप पूछ रहा है कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन करा उस प्ले ग्राउंड में जाकर के। राइट ऑप्शन क्या मिला है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब है। अंतिम प्रश्न आज की प्रजाति प्रश्न का, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी द स्पेशल रीजन स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड इन द एरिया, इंपोर्टेड स्पीसीज और एनग्रेडेड स्पीसीज। तो देखेंगे कौन सी एनग्रेडेड है, कौन सी है। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, आयतित जो बाहर से मंगाई गई प्रजातियां हैं वो, या लुप्त प्राय प्रजातियां। इनमें से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों किसके लिए संज्ञा दी गई है, ये आपको बताना, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब सही मिलेगा और गलती नहीं करेंगे। और राइट ऑप्शन देखो, विशेष इसके नाम में ही छुपा हुआ है ना, विशेष क्षेत्र, यानी जो कुछ प्रजाति जो विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं उनको विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को विशेष क्षेत्र प्रजातियों के नाम से जाना जाता है, और यही इसका सही जवाब है अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। तो भाई अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करते चलो, आगे बढ़ते चलो, कंजूसी बिल्कुल ना करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो दबा करके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। अगर आपको लगता है यही गुरु दक्षिणा है मेरी, अगर आप अपनी चीजों को शेयर करके दूसरे बच्चों को भी पहुंचाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फायदा उठा पाएं। और आपको बता दें कि भाई अभी 10 बजे हमारा एक सेशन चलता है सीडीपी का, जहां पुराने ईयर के पेपर हो रहे हैं। इसके साथ साथ 5 बजे हिंदी के प्रीवियस ईयर हो रहे हैं। इसके बाद शाम को 7:30 बजे मैथमेटिक्स का पेपर 2 करा रहा हूं, और सुबह 6 AM में ईवीएस कराता हूं। तो आपके लिए बेहतरीन होगा, सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। अगर आप इन सबको भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो भाई लाइक बड़े कम है आज, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना। कम से कम 100 लाइक तो यहाँ होने चाहिए और 500 लाइक कम से कम वीडियो पर होने चाहिए। वैसे मेरा टारगेट 500 का बहुत कम रखा है मैंने, ज्यादा नहीं है।
तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच। 26 का आंसर एक बार फिर से बता दीजिएगा विनय। 26 का, ओके विनय, 26 का आंसर था फटकना, ठीक है ना। अनाज को भूसी निकालते जो महिलाएं छाछ से, सूप से, उसको फटकना बोलते हैं। कोई और किसी का प्रश्न? तो किसी का और प्रश्न जाते जाते लिख दीजिएगा ईवीएस बाय ललित कुमार, जिससे कि आप लोग भी मुझे पहचान पाए, कोई और ढूंढे तो मिल जाऊं आराम से। तो भाई किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो चलें फिर मिलते हैं 10 बजे मैडम की क्लास में आप लोग, और साथ में 5 बजे हिंदी के प्रीवियस ईयर के साथ, और फिर मैं मिलूंगा 7:30 बजे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन शुभ हो, और सुबह तो आपके शुभ हो गई है। आपने इतना अच्छा सेशन, यानी मैं तो नहीं, मैंने अच्छा पढ़ा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं जी। पामिल, रंजीव आप एक बार देखिएगा, रंजीव पामिल जो पाम ऑयल है वो बिल्कुल जैसे रिफाइंड होता है ना, इस तरह का होता है, उसमें खाना बनता है, लेकिन हमारे देश में नहीं बनता है, बहुत कम यूज किया जाता है। हमारे यहाँ उसको ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके बाय बाय। हाँ इलू भैया बाय बाय, और एक दो बार लिख दो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, नमस्कार।